अंगुष्ठ, अंगूठा, थंब जिसको बोलते हैं। और किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है ये? शुक्र ग्रह। अरे ये भी गुरु के समान है, कुछ कम नहीं है। जिनका पर्वत जरा ये ऊंचा है, ये और ये ऊंचा रहे तो बस बहुत बहुत बड़ा परिंदा समझा जाता है। अगर इसको एक पर समझेंगे, इसको एक पर समझेंगे, बस जो दो ग्रह जिनके अनुकूल रहेंगे वो बहुत प्रतिष्ठात्मक व्यक्ति होगा। ये अंगूठा शुक्र ग्रह का, यहां काफी रेखाएं रहती है, इतनी रेखाएं रहती हैं, परेशान हो जाते हैं ये ग्रिल है, खंडन है या क्या क्या है करके। कैसा पढ़ाना, कैसा सिखाना, कैसा वर्णन करना, किस प्रकार का प्रवचन करना, यही तो काफी दिक्कत। एक माया जाल में फंस जाते हैं, एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, एक एक रेखा को लिए बस। भाई भगिनों की रेखाएं इसमें होती हैं, कुल रेखा इसी में भी, कठिनाइयों की रेखा इसी में ही, आंदोलन के, केवल आंदोलन की रेखाएं इसमें ही। अगर 3 रेखाएं आड़ी चले, 4-5 रेखाएं अगर खड़ी चले, उसको गिल मत कहिए, गिल जाएंगे बोलेंगे तो भूल में पड़ जाएंगे, आप भ्रम में पड़ जाएंगे, उल्टा सुल्टा सुना देंगे, वो गिल नहीं हो सकता। 3 आड़ी 4 खड़ी या 4 आड़ी 3 खड़ी, पृथक स्वतंत्र रूप से रहना, अन्य रेखाओं से मिलकर नहीं। अगर इन रेखाओं से कोई एक रेखा प्रधान या उपप्रधान रेखाओं को काटती है तो तब दिक्कतें होती हैं। वो भाग्य पर उनको रेखाओं के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे उस समय में आप प्रवचन वैसे सुनाई दूंगा। और ये है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह श्रृंगार के लिए, भाई बंधुओं के लिए, स्त्रियों के लिए, विवाहों के लिए, संतान के लिए, समस्त भोग भाग्यों के लिए, ये क्या दो क्या बहुत सारे कारकों के का देने वाला ग्रह है। तो इन कारकों को ग्रहण करने की शक्ति ये साधन है। कौन सा? अंगूठा। अंगूठा वायुमंडल से शुक्र ग्रह के कारकों को ग्रहण कर सीधा यहां तक पहुंचाने की शक्ति इसमें है। मित्रों, सभी में 3 पर्व हैं, 1 2 3, 3 मगर इसमें 2 ही पर्व हैं। ये तीसरा पर्व पूरा शुक्र में ही सीधा ग्रह आ जाता है, 2 ही पर्व। तो यहां मित्र मैं यहां एक कहना चाहता हूं, तो ये रेखाएं एक एक होती है, किसी को और किसी को यूं यव रेखा के तरह। इसको यव रेखा नहीं समझना चाहिए, हमें कदापि नहीं समझना चाहिए। ऐसा रहना भला होगा। किसी किसी को आड़ी रेखाएं, संधि रेखाएं, बंटवारे करने वाली रेखाएं ऐसी भी रहते हैं, तो भी अच्छे हैं। एक एक रेखा रहना है, कभी कभी कोई किसी किसी शास्त्र में बुरा बताते हैं। 2 या यव रेखाओं के रूप में रहना अच्छा है। यव रेखाएं कहां सब फल देते हैं, कहां कहां पर भविष्य में मैं बताऊंगा, आगे चलकर बताऊंगा कथोपकथन में। तो यहां यव रेखा होना ये बुरा नहीं है, ये तिथि जन्म तिथि बताने की। क्या उनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, बहुल पक्ष में हुआ, इनका जन्म रात में हुआ या दिन में हुआ, ये सभी चीजों के बारे में कथोपकथन करने वाला चिन्ह है यहाँ का योग। यहाँ जिनको योग रहता है बहुत भोगी रहते हैं, अन्न बहुत। ये अन्न रेखा नहीं है, भोजन रेखा नहीं है, जन्म रेखा है, तिथि रेखा है,
इसके आधार पर किस स्थिति में इनका जन्म हुआ, बहुड़ पक्ष में हुआ, शुद्ध पक्ष में हुआ, इसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। बहुत सारे शास्त्रज्ञ इसके बारे में तो कम बताते हैं, मगर बहुत कुछ बताने वाले भी हैं। बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने से थोड़ा ज्ञान हमें मिल सकता है। पूरी नदियों में नहाइए, थोड़ी पवित्रता के लिए, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक दो शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए बंधु, मैं आपसे इसीलिए नम्र निवेदन कर रहा हूं, केवल एक पुस्तक को मानकर मुझे शास्त्र आ गया करके प्रवचन शुरू कर देंगे तो काफी दिक्कतें उठाएंगे। कभी कभी तो एकदम उल्टा फल बता देंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-6 बंदों का अध्ययन कीजिए। केवल हिंदी में नहीं, अंग्रेजी का भी अध्ययन कीजिए। अगर आप कोई दूसरी और भाषा को जानते, उस भाषा में कौन कौन सामुद्रिक शास्त्र हैं, उनके बारे में पढ़िए। वे लेखाएं क्या कहते हैं, वे शास्त्रज्ञ कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, बोली कोई भी हो, बोलने के तरीके में अंतर भी क्यों न हो, शास्त्र शास्त्री है, फल एक ही है, कहने में अंतर, कुछ कुछ कभी कभी भिन्नता भी आ जाती है। दोनों को समझिए। आप एक फल को अपने अनुभव में लाइए, आपके अनुभव को जातक को सुनाइए। इसलिए शास्त्र शासन करना ही नहीं, अनुभवों को लेकर भी शास्त्र विशाल बृहत भीमकाय बनता है, विशाल बन जाता है, विस्तृत रूप धारण करता है, विष्णु रूप धारण करता है, एक भीम रूप धारण करता है अनुभव से। इसलिए सामुद्रिक शास्त्र केवल रेखा शास्त्र ही नहीं, उसको एक अलंकार भी दीजिए, अनुभव शास्त्र है। बिना अनुभव के कोई कहावत भी नहीं आती। कहावत के पीछे, एक कहमत के पीछे एक अनुभव रहता है। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। अनुभव की कथन है ये, अनुभव की कहावत है। ये कहमत यूं नहीं आती, अनुभव रहता है। शास्त्र विस्तार में अनुभव का बहुत बड़ा प्रधान पात्र है। इसलिए अनुभव भी बढ़ाइए। अनुभव कब बढ़ेगा, अवगाहन होने के बाद। अवगाहन कब बढ़ेगा, भिन्न शास्त्रों को पढ़ने के बाद। भिन्न शास्त्र को एक बार पढ़ने से अनुभव ने बार बार, जब तक जीवित रहेंगे तब तक पढ़ते ही रहना। मनुष्य को विश्रांति नहीं है। आय तक रटना, जीवन भर तक पढ़ना, ये सूत्र लीजिएगा तो हर शास्त्र में चमकेंगे, हर भट। अरे भैया, अपनी मातृभाषा को 15-20 साल तक अगर नहीं बोलेंगे, उस भाषा को हम भूल जाएंगे। हम जब मातृभाषा को ही भूल रहे हैं, उसका एक्सरसाइज नहीं है, विन्यास में नहीं ला रहे हैं, बार बार नहीं बोल रहे हैं, तो मातृभाषा को ही बोल रहे हैं। अब शास्त्रों को बोलना कौन से पड़ेगा। निरंतर अभ्यास करते रहना, निरंतर पढ़ते रहना, अवगम बढ़ाते रहना, अनुभव अपने आप होकर बढ़ जाएगा। भिन्न शास्त्रों के अध्ययन से शास्त्र की रचनाएं कोई नहीं कर सकते हैं अपने तौर से। पूर्वजों का जो कथन है, दृष्टाओं का जो कथन है, उसको अपने अनुभव से मिलाकर, बहुत सारे लोगों के अनुभव से मिलाकर, नए नए नाम देकर शास्त्र परिमाणों को, परिणामों को परिवर्तन कर विशाल भाग्य सुना गया। इसलिए उसका विस्तार हो गया। इसलिए भौतिक रूप से वो बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया। शास्त्र का विस्तार काफी हो गया। एक शास्त्र का विस्तार, प्राचीन शास्त्र के समुद्री जो सामुद्रिक शास्त्र है वो तो छोटा है। अब उतना छोटा, उतना लघु रूप, उतना लघु रूप, उतना छोटा रूप नहीं, बड़े बड़े ग्रंथ आए हैं। बड़े बड़े केवल आकार में बड़ा होकर क्या फायदा, उनके भाव भी बड़े हो, भीतर भी बड़े, बाहर भी बड़े। तो ऐसे ग्रंथ हमारे यहाँ काफी उपलब्ध हैं। उस उपलब्ध पुस्तकों के द्वारा फलों को प्राप्त करने में उपलब्धि लीजिए, लाभान्वित हो जाइए आप, और दूसरों को
कहते रहिए, दूसरों को विश्वास देते रहिए। शास्त्रज्ञ कह रहा है ये सज्जनों का, साधुओं का साधुवाद तो आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ, सब पर सुना सकते हैं। अब देखिए अंगूठे के बारे में लिखिए, इसका अत्यंत विस्तृत प्रचार है। इसको अंगुली नहीं कहते हैं, अंग मानते हैं। जो नाड़ी शास्त्रज्ञ हैं वे अंगूठे की एक मुद्रा लेकर बोलते हैं। इनमें जो नाड़िका रेखाएं उनको लेकर जन्मतिथि, भविष्य, सब कुछ जन्म से लेकर अंत तक पूरा बता देते हैं इस शास्त्र में। वैसे गणेश नाड़ी, बृहस्पति नाड़ी, बहुत सारे नाड़ी विज्ञान, अगस्त्य नाड़ी, ऐसे बहुत सारे नाड़ी शास्त्र हैं अंगूठे के आधार पर। छोड़ दीजिएगा, विल डीड्स रहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हस्ताक्षर तो लेते हैं, साथ ही साथ अंगूठे के निशान भी लेते हैं। अंगूठे में जो निशान होते हैं वो पक्के होते हैं, मरने तक मिटते नहीं है। इसलिए अंगूठी की प्रधानता बहुत है। यहां तक क्यों, एक चिकित्सक के पास जाएंगे, इस अंगूठे को हिलाकर देखते हैं कि आयु कैसी, तो अच्छा है, नहीं परवाह नहीं, काफी साल तक जी सकते हैं। अंगूठे में वो चिन्ह दिखाई पड़ते। मृत्यु के करीब जो आ जाते हैं, थोड़े घंटों में उनकी मृत्यु होने वाली है, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ये अंगूठा ढीला पड़ता जाएगा, हथेली की ओर झुकता दिखाई पड़ेगा, एकदम ढीला। मगर इनके आकारों को देखकर, प्रकारों को देखकर, यहां तक क्यों शादी होती है ना, वधू से कहते हैं वर के अंगूठे पकड़ लो। अंगूठे का कितना महत्व देखिए। अरे भाई इतना क्यों, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या पूछा, अंगूठे को ही ना, अंगूठे का महत्व के बारे में जानने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं उतना ही। मगर अंगूठा अपने आप के लिए एक स्वतंत्र अंग है ये। हाँ, अंगुलियों की जब गणना करेंगे तो 5 अंगुलियां होती हैं, मगर ये पृथक है। 4 अंगुलियां एक साथ है तो अलग है। अलग रहने से इसकी महत्ता घट नहीं जा रही है, बढ़ रही है। इनको पसारने में भी अंतर है। अगर इन दोनों को पसारने से 90 कोण बन जाएगा, एंगल में रहेगा, धीरोदात्त बनेगा, दया दाक्षिण्य ज्यादा देंगे, करुणामय रहेगा, करुणा सिंधु है, प्रेम के सागर है वे, दान, धर्म, भोग, भाग्य। किसी किसी का अंगूठा तो केले के एक छिलके को निकालकर जो पकड़ कर देखिए लटकता रहता है। थैली को पकड़ने से जिस प्रकार थैली लटकती रहती है, ये अंगूठा किसी किसी को यहां रहकर यहां लटक रहा हो ऐसा ज्ञात होता है। बुरा फल नहीं कह रहा हूं इसका मैं। जो भी वस्तु बाहर दिखाई पड़े, अगर अच्छी दिखाई पड़े, अपने घर में रख लेने की इच्छा होती है। यानी वो घर एक म्यूजियम बन जाएगा। हर किसी चीज को अपने घर लाएगा, अपने यहां रखेगा। एक प्रकार की गाड़ी नहीं, 4 प्रकार की विविध रूप की गाड़ियां उनके घर के सामने खड़े हो जाएंगी। ऐसे जिनके चिन्ह होते हैं। मित्रों, एक बात, ये अंगूठा का प्रथम पर्व एक गेंद जैसा, गोला जैसा, बॉल जैसा दिखाई पड़े तो वैसे लोगों के साथ मित्रता करने के लिए बहुत सारे सज्जन डरते हैं भीतर भीतर। क्यों? वे हत्याकांड करने वाले, हत्या करने वाले हो। और क्या मैं अपने अनुभव में बताऊं, मैंने 3 लोगों को ऐसे अंगूठे देखे। पिता को वैसा ही अंगूठा है, उनके पुत्र के लिए भी है, और उनका एक छोटा बच्चा हुआ, उसका अंगूठा की तरह मोटा है। वे हंतक नहीं है, वास्तव में वो जन्मजात लक्षण वैसा है। ऐसे वंश पारंपरिक रूप से जो आते हैं तो वो और चीज है। ऐसा न होकर अकेले में ही एक ही व्यक्ति में वंश परंपरागत न होकर
स्वतंत्र रूप से अगर गोंद जैसा हो, गोला हो, तो उसके बारे में डर कर रहना। यहां पर अगर कोई गुणक चिन्ह हो और यहां कहीं ग्रिल हो, इस अंगूठे को मोटा देखकर मैं नहीं डरा रहा हूं, थोड़ा अपने आप डरिए, थोड़ा ना बता सकते हैं, गुस्सा कब आ जा सकता है। उससे भी क्या करते हैं, जो पागल है, जो दीवाना है, जो पीवट है, क्या नहीं कर सकते वे लोग। इस कारण जरा बच दुष्ट मत समझिए, उसके दूर रहेंगे और कुछ कहेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वैसे लोगों में साधु जन में, मैं अपने मित्रों में देखा ऐसे अंगूठे कुमेटे के रूप में, वो दुष्ट नहीं है, बहुत सुष्ट जन है, साधु जन है वे लोग। अंगूठा मोटा है, रहने दो ना, उनको नहीं, उनके पिता को भी है, ये वंश पारंपरिक है वो, तो उससे बुरा नहीं समझना। इतने चिन्ह लोगों को भी देखना पड़ेगा, ग्रिल भी रहना, यहाँ खैंची भी रहना, और एक दुखे स्थान पर बुद्धि रेखा पर भी अगर कोई ऐसा ही ये रेखा बनी हो या कोई गुणक चिन्ह हो या खैंची हो, तो ऐसे बहुत सारे दुष्ट चिन्हों को देखकर अंगूठा भी मोटा हो तो तब जरा हिचकिचाते रहना।